सो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स गवर्निंग आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर के ऊपर आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो डिपेंड करती है। जैसे फर्स्ट फैक्टर कौन सा है, साइज ऑफ एटम, कि एटम के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। कहते जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी कि कितना डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में। दैट मीन्स वहाँ से हमें क्या मिलता है, एटम का साइज मिलता है। तो एटम के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू है वो कितनी आती है। कहता जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं डिस्टेंस के। मीन्स कहता है कि कितनी हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में, वो डिस्टेंस के ऊपर क्या होंगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा है दैट मीन्स उस दौरान अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा दैट मीन्स उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी उस दौरान जो साइज है एटम का वो क्या होगा, बड़ा होगा। बिकॉज कहता उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, लेस टाइटली हेल्ड होती है न्यूक्लियस के साथ। और कहते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, एज ए रिजल्ट जो एटम का साइज है वो बड़ा हो जाएगा। अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो आसानी से उसके अंदर से क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं। कहता उस केस में अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं दैट मीन्स उस केस में हमें एनर्जी उसको क्या करनी पड़ी है, कम प्रोवाइड करनी पड़ी है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। एज ए रिजल्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट सेकंड फैक्टर इज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है। मीन्स उसमें जो हमारे पास सेंटर में क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। कहता है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी या फिर उसको कम एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कहता है जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में वो इंक्रीज हो जाएंगी अगर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। बिकॉज अगर कहता है हमारे पास जो सेंटर में न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। जितनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतना क्या होगा, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एंड उतना डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या होगा, रिमूव होगा। कहता उस केस में क्या होगा, हमें ज़्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, रिमूव कर सके। जिसके कारण कहता है यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ऑन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। कहता है जितना ज़्यादा न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी के साथ वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा। उस केस में कहता क्या होगा, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होता जाएगा, डिफिकल्ट होता जाएगा। एज ए रिजल्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। कहते जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स कहता है जो आउटरमोस्ट शेल से अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं न्यूक्लियर चार्ज को। मीन्स कहता है जितना न्यूक्लियर चार्ज आउटरमोस्ट शेल के ऊपर पहुंचना चाहिए उतना चार्ज उसके ऊपर नहीं पहुंच पाता है, बिकॉज जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस चार्ज को ज़्यादा ले लेते हैं एंड बाहर वाले शेल के ऊपर उसका चार्ज का इफेक्ट है वो उतना नहीं पड़ने देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग बोलते हैं या फिर स्क्रीनिंग बोलते हैं। इसको ऑल्सो हम भी शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल देते हैं। एज ए रिजल्ट कहते हैं जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर न्यूक्लियस का पूरा चार्ज नहीं जाता। तो एक्चुअल कहता है जितना चार्ज फेल्ट करता है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन उसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे, जो किसके इक्वल होता है कि टोटल कितना न्यूक्लियर चार्ज है माइनस कितनी उसकी क्या हो रही है, स्क्रीनिंग हो रही है। मीन्स कितना उसका जो अंदर वाले शेल है वो उसके न्यूक्लियर चार्ज को आउटरमोस्ट शेल तक पहुँचने से रोक रहे हैं। उसको हम किस टर्म में मेजर करते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की टर्म में क्या करेंगे, मेजर करेंगे। वहाँ से हम क्या करते हैं, टोटल न्यूक्लियर चार्ज से स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस कर देंगे। वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा, जो कहाँ पे पहुँचेगा, आउटरमोस्ट शेल के ऊपर चार्ज है वो पहुँचेगा। कहता है जहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट है उसको हम किस टर्म में लेते हैं कि कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट है इनर वाले इलेक्ट्रॉन का। वहाँ से हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। अगर कहता है अंदर वाले शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे अंदर वाले शेल में उतनी ज़्यादा वो क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, उतना ज़्यादा वो न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं आउटरमोस्ट शेल के ऊपर। एज ए रिजल्ट कहता जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है कॉन्स्टेंटली। अगर कहता है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लूजली बाउंड हो जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उस केस में हमें उसको एनर्जी है वो क्या करनी पड़ेगी, कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एज ए रिजल्ट कहता है उस केस में क्या होगा, आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, लो वैल्यू आती है। जैसे कैसे कहता है हमारे पास इंक्रीज होंगे इनर वाले इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होती रहती है, कम होती रहती है। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, कहता है ये वेल नोन है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम मीन्स जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कहता है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एस ऑर्बिटल में, उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एस ऑर्बिटल है वो क्या होता है, न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता है एज़ कंपेरिजन टू पी के। एंड जो पी ऑर्बिटल है वो ज़्यादा नज़दीक होगा डी ऑर्बिटल के, एंड जो डी ऑर्बिटल है वो ज़्यादा नज़दीक होगा एफ ऑर्बिटल के। जैसे जैसे कहता एस बी डी एंड एफ की तरफ को मूव करते हैं, उसका न्यूक्लियर चार्ज से डिस्टेंस है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। इन अदर वर्ड्स कहता है जो ऐसे इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा पेनिट्रेटेड होते हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस की तरफ को पी इलेक्ट्रॉन के कंपेरेटिवली। एंड जो पी इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं डी ऑर्बिटल के कंपेरेटिवली, एंड जो डी ऑर्बिटल है वो एफ ऑर्बिटल के कंपेरेटिवली क्या होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। यहाँ से हमारे पास जो पेनिट्रेशन पावर है सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एस की होगी। एंड जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे जो पेनिट्रेशन पावर है न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्शन है वो क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। नाउ कहता अगर हम पेनिट्रेशन पावर है इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा होगी, उस केस में क्या होगा हमारे पास, मीन्स कहता अगर हमारे पास जितना नज़दीक पड़ा होगा न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। जितना ज़्यादा दूरी पे इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा उसको रिमूव करना क्या होगा, आसान होगा। कहता अगर पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी उस केस में क्या होगा, वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा उतनी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगती है, ज़्यादा लगती है। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगी उतनी उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। उस केस में जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होती है, हाई वैल्यू आती है। दिस मीन्स कहता है जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो इंक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे पेनिट्रेशन पावर है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। दस कहता है अगर हम शेम शेल की बात करें, कहता है शेम शेल के अंदर क्या होता है हमारे पास, जैसे हम 3 शेल की बात करें, थर्ड शेल के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ 3s 3p एंड 3d। कहता है इसके बीच में क्या होता है, जो 3s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा एज़ कंपैरिजन टू 3p के, एंड जो 3p ऑर्बिटल है वो ज़्यादा नज़दीक होगा एज़ कंपैरिजन टू 3d के। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उसका न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पे होता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उस केस में आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, लो वैल्यू होगी। अगर कहता है हमें 3s से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, उतना ज़्यादा वो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, उस केस में उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, हाई वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि सेम शेल के अंदर आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो कैसे वेरी करेगी। अगर हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, पी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के उसको कंपैरेटिवली थोड़ी कम देनी पड़ेगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी पे जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट लास्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। कहता है इलेक्ट्रॉन की कैसी अरेंजमेंट है उसके ऊपर भी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। कहता है जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगी। जैसे कहता है हम ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी होती है जो क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कंपैरेटिवली। जैसे हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है तो जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है या फिर कंप्लीटली फिल्ड शेल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू अदर ऑर्बिटल्स। कहता जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना उसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। एंड जितनी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में डिफ़िकल्टी आती है उतनी उसकी क्या होगी, हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी। जैसे कहता हम कुछ एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे। जैसे कहता जो नोबल गैसेस होती हैं, सभी नोबल गैसेस की क्या होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। सभी नोबल गैसेस का जो आउटरमोस्ट शेल है दैट इज़ NS2 एंड NP ऑर्बिटल सभी क्या होता है, फुली फिल्ड होता है। दैट इज़ NS में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड NP में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दैट मीन्स सभी का ऑक्टेट है वो क्या है, कंप्लीट है। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या आती है, हाई आती है।
ऐसी सेकंड टाइप इस कहते हैं जो एलिमेंट है जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है 1s2 2s2। कहता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, कहता है बेरिलियम स्टेबल कैसे होगा अगर अपने 2s वाले 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा तो पीछे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी बचेगी, सिर्फ 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बचेगी, जो किसकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, हीलियम एटम की नोबल गैस कन्फिग्रेशन है। तो दैट मीन्स कहता है बेरिलियम स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 2s वाले 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ रिमूव नहीं करता, पहले वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा फिर वो सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। कहता है जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो किस में से करेगा, 2s2 में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। दैट मीन्स जैसे हमें पता है कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है, ऑपोजिट स्पिन होती है, एक क्लॉकवाइज पड़ा होता है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज पड़ा होता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं फुली फिल्ड होने के कारण। एज अ रिजल्ट अगर स्टेबल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो कहते हैं इस केस में जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे वो डिफिकल्टी के साथ रिमूव होगा। दैट मीन्स फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या आती है, हाई होगी। जबकि कहता है जब हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया पीछे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बचेगी, 2s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बचती है। कहते हैं इसमें s ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो क्या है अनस्टेबल है एंड आसानी से वो क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। तो इस केस में जो सेकंड आयनेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, लो वैल्यू आती है। ऐसे ही सिमिलरली मैग्नीशियम के केस में होता है, मैग्नीशियम के केस में भी जो लास्ट 2 वाले इलेक्ट्रॉन है अगर 3s2 वाले इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो पीछे स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन बचती है नियॉन की। तो उस केस में जो मना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा वो 3s2 फुली फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी। ऐसे कहते हैं जो सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है वो 3s1 में से करेगा जो कि अनस्टेबल है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आसानी से रिमूव हो जाता है। लास्ट चीज कहता है जैसे हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जैसे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। जैसे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। जैसे हमें पता है कि जो p ऑर्बिटल है वो भी फर्दर क्या होता है, सब ऑर्बिटल में डिवाइड होता है। p ऑर्बिटल के सब ऑर्बिटल कौन से होते हैं, 2px 2py 2pz। कहता है जो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, सबको पहले सिंगली फिल्ड करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कहता है इसमें जो p में 3 इलेक्ट्रॉन है वो क्या आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन 2px में जाएगा, दूसरा 2py में जाएगा, तीसरा 2pz में जाएगा। तो तीनों p ऑर्बिटल क्या हो गए, हाफ फिल्ड हो गए। हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो दैट मीन्स हाफ फिल्ड में से भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऐसे सिमिलरली फॉस्फोरस के केस में भी होता है। फॉस्फोरस के केस में भी तीनों p ऑर्बिटल में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिस वजह से वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आती है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है। कहता है हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। अगर एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी एज ए रिजल्ट आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या आती है, हमारे पास हाई वैल्यू आती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होगी उतनी ज़्यादा आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, लार्ज वैल्यू आती है। So that's all for today. Stay home, stay safe. Thank you.